हमेशा बदलती रहती है। तो हिंदी भाषा के पारंपरिक लेखन के बारे में हम लोग आज पढ़ और समझ रहे हैं। हिंदी भाषा के पारंपरिक लेखन का आधार इसको उसमें हम हिंदी भाषा का समायोजन अपने संबंधित विभिन्न अनुभूतियों को समझकर और हिंदी भाषा को समझा सकते हैं। आप लोगों को कल पढ़ाए थे जिसमें हम कहे थे कि स्ववर्तनी, तो स्ववर्तनी तो पढ़ाए थे। इसमें आप पारंपरिक लेखन पर जब हम जाएंगे तो हमारे यहाँ पहले से संस्कृत, प्राकृत, पाली या और भी बहुत सी भाषाओं का समायोजन होता आ रहा है। हम पारंपरिक लेखन का अगर दर्शन या वाचन या पारंपरिक जो हिंदी है उसको जब हम खुद पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि पहले और अब में बहुत अंतर हो गया। एक हिंदी भाषा जो करीब 4000 वर्षों से अस्तित्व में है, अब इसका अधिक महत्व है। पहले भी जितनी भी भाषाएं हैं, अगर संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी कही जाती है तो हिंदी भाषा को भी अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि संस्कृत ही नहीं, हिंदी भाषा को भी हम विभिन्न भाषाओं का पूरक मानते हैं। हम गो वेंट गॉन पढ़ते हैं और यहाँ हम गमन पढ़ते हैं। गमन, गौन और गमन जो भर्व का रूप है, तो गमन का मतलब क्रिया का रूप यहाँ भी आ जाता है। और भी बहुत सी बात है। हम पारंपरिक भाषा को प्रतीक चिन्ह के रूप में भी जान और समझ सकते हैं। तो पारंपरिक हिंदी भाषा का लेखन होगा वो कैसे होगा आपको समझ। सबसे पहले हमारी परंपरा में एक लोकगीत, प्रादेशिक गीत, भोजपुरी गीत, निरूल और भी बहुत सी तथ्यों को हमारे समाज में हिंदी के रूप में, हिंदी भाषा के रूप में एक अभिन्न भाषा माना जाता है, जो कि हमसे वो अभिन्न नहीं। हम जहाँ भी जाएंगे वो हमारे सामाजिक भाषा जो है वो हमारे साथ है। अभिन्न अंग, अभिन्न भाषा। हम विभिन्नताओं को जब हम देखते हैं, हम यहाँ बिहार में रहते हैं, मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में आप लोग जानते हो।
तो वह मधुबनी पेंटिंग्स जो है, जिसको हम मिथिला चित्रकला भी कहते हैं, जब हम इसको लिखित रूप में स्पष्ट करते हैं तो पता चलता है कि यह मिथिला पेंटिंग्स हमारे यहाँ का कला है, जिसको पारंपरिक लेखन के रूप में हम समझ सकते हैं। कभी कभी आप लोगों को पहले भी बताया था कि पारंपरिक लेखन का मतलब है आमुख कथा, यानी बहुत से ऐसा शब्दों का समावेश, वाक्यों का समावेश, अवतरणों का समावेश करने के बाद हम पूरा आशय समझा सकते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि एक पारंपरिक लेखन को समझने और समझाने के लिए जब पूर्णतः हम सभी गतिविधियों का प्रयोग करते हैं तो समझना और समझाना दोनों नितांत हो जाता है। अब यहाँ हम सीधा समझें, पारंपरिक लेखन का यह मतलब नहीं है जो हमारे समाज में जो पढ़ाई हो रही है या हमारे समाज में जो बोल रहे हैं वह पारंपरिक लेखन है। आइए इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जो बोल रहा है वह पारंपरिक है। यहाँ सीधा समझ लीजिए कि हमारे पितामह जिस भाषा को लिखते थे, हिंदी को लिखते थे, हमारे पिताजी लिखते थे, अब हम लिख रहे हैं। हो सकता है हमारे जो पुत्र होंगे, हमारे आने वाले जो पीढ़ी होंगे, वो हमारी भाषा को वह प्राश्रय नहीं देते होंगे, जिसके कारण पारंपरिक लेखन का प्रभाव कुछ कम हो जाता है। लेकिन इसमें कोई बात नहीं है। परंपरा को, पारंपरिक लेखन का मतलब है कि परंपरा को जीवित रखते हुए लेखन की प्रक्रिया करना पारंपरिक लेखन कहलाता है। आप एक पॉइंट नोट कर सकते हैं, परंपरा को जीवित रखने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? तो उसे पारंपरिक लेखन कहते हैं। परंपरा को जीवित करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? तो परंपरा को जीवित कैसे किया जा सकता है यह समझना है। परंपरा को जीवित करना अर्थात जो परंपरा हमारे यहाँ हमारे समाज में चल रही है उस परंपरा को हम पूर्ण रूप से जीवंत करते हैं। और जब पूर्ण रूप से जीवंत करते हैं तो पूर्ण रूप से जीवंत करने के बाद जो परंपरागत नीतिगत स्थिति उत्पन्न होती है वही परंपरागत लेखन का स्वरूप ले लेती है। आप लोग तो समझ ही रहे हो कि परंपरागत लेखन को जब हम स्व विवेकानुसार अपने भाषा के साथ जब जोड़ते हैं तो पता चलता है कि हमारे भाषा में जैसे पानी में हम चीनी को घोर देते हैं,
तो चीनी का घोल जो पानी में मिलता है तो चीनी दिखाई तो नहीं ना पड़ता है, लेकिन जब हम पीते हैं उस जल को तो उसका नाम क्या हो जाता है? चीनी घोले हुए पानी में उसका नाम आपने कह दिया शरबत, बहुत अच्छी बात है। उसी प्रकार जब हम हिंदी भाषा को पारंपरिक भाषा के साथ जोड़ करके अगर बातें करते हैं, बोलते हैं, तो वह हमारे प्रादेशिक भाषा का एक पूरक होता है और उसे हम हिंदी भाषा के साथ जोड़ करके पढ़ते हैं, या वह हिंदी भाषा उस प्रादेशिक भाषा के साथ घुल मिलकर पारंपरिक लेखन, पारंपरिक वाचन, पारंपरिक दर्शन इत्यादि के रूप में दिखाई पड़ता है। अब आगे हम चलते हैं। हम लिख सकते हैं कि अपनी पारंपरिक गतिविधियों का परिवेशात्मक स्थिति समुचित ढंग से करते हुए पारंपरिक प्रक्रिया को अच्छा और सुव्यवस्थित कर सकते हैं। एक और लिखे हम लोग, जब हमारी पारंपरिक गतिविधि सुव्यवस्थित होगी, तो पारंपरिक गतिविधि जब सुव्यवस्थित होगी तभी हम तो जब ही पारंपरिक गतिविधि सुव्यवस्थित होगी, आवाज तो हमको लग रहा है मिल रहा है, तुमको क्यों नहीं मिला? तो पारंपरिक गतिविधि जब सुव्यवस्थित होगी तो हम उन सभी बातों को, उन सभी तथ्यों को प्रत्यास्मरण कर सकते हैं। एक चीज और समझ लें कि हमारे द्वारा जो बताया जा रहा सिस्टम है, विधि है, उस विधि को जब हम गुणात्मक दृष्टिकोण से परिभाषित करते हैं तो हमारे गांव, समाज और हमारा मंडल, हमारा प्रखंड, हमारा अंचल, हमारा अनुमंडल जब इसका सही अवलोकन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम जिस समाज में पढ़ रहे हैं, जिस समाज में बढ़ रहे हैं, उस समाज का पारंपरिक गतिविधि हमारे इस दृष्टिगत जो परिवेश है उसमें हमें अच्छा रास्ता बताता है। तो समाज की विभिन्न गतिविधियों को हम समझने के लिए या उसे जानने के लिए हम कभी कभी उन विविधताओं को उपयुक्त तरीके से
सामाजिक गतिविधियों द्वारा समझते हैं। जब हम समाज में यह जानने की कोशिश करते हैं, जैसे हमारे यहाँ जब आपको कहेंगे कि पारंपरिक लेखन के बारे में आप बताइए, कहने की बहुत ज़रूरी नहीं। आप अगर घर में आपके पास अगर ज़मीन होगी, आपके पास मकान होगी, तो ज़मीन और मकान का कागज़ जो पहले पुश्तैनी होता था, उसको जब आप उलट कर देखेंगे तब आपको पता चलेगा जी 50 लाइन में 5 लाइन आपको समझ में आए। अब रजिस्ट्री का कागज जो कायथी भाषा में पहले लिखा जाता था, और उसके बाद क्या हुआ, परंपरागत रीति अगर आएंगे तो दूसरी रूप में किस चीज में लिखा गया, दूसरे रूप में जब लिखा गया तो वो अब के समय में जब हम भाषा को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वह उर्दू लफ्ज में, फारसी में भी, हमारे यहाँ जब मुगल शासक थे तो फारसी भी, उर्दू भी लफ्ज हमारे यहाँ काम काज की भाषा में, क्या आप लोग क्या बात कर रहे हो, काम काज की भाषा में उपयोग की जाने लगी। यानी जिस बादशाह का, जिस राजा का, जिस प्रशासक का समय होता गया, उस स्थिति में वैसे ही प्रशासक उन सभी विविधताओं को, सभी अवधारणाओं को पारंपरिक रूप से अपने अंदर समाहित करते हुए वह सुचारू और सुव्यवस्थित तरीके से पारंपरिक लेखन पर जोर दिया गया। अब पारंपरिक लेखन क्या है से समझ लो, जल्दी जल्दी समझ लो, काहे कि अब समय कम है। हमारे यहाँ जो मांगलिक उत्सव होता है तो हमारी माता बहनें रंगोली बनाती है, दीवार पर कुछ कुछ लिखती है। पारंपरिक लेखन का सचित्र वर्णन मिलता है। गांव में जब हम देखते हैं तो कोई शुभ कार्य होगा तो उसमें दीवार पर रंग बिरंगे चित्र को चित्रित करते हैं। उस पारंपरिक लेखन को हम समझकर और उस पारंपरिक गतिविधियों का पारस्परिक ज्ञान आदान प्रदान करते हैं। और पारस्परिक ज्ञान आदान प्रदान जो किया जाता है वह पारंपरिक लेखन को बढ़ाता है। हम हिंदी भाषा में पारंपरिक भाषा को जोड़कर लेखन क्षमता का विकास उन विषय वस्तु को जोड़कर करते हैं जो हम अपने लिए अपेक्षित होते हैं। मान के चलिए कि अगर पटना में गर्दनी बाग है तो उसका नाम कैसे गर्दनी बाग हो गया? क्योंकि वहाँ बहुत सभ्य लोग पहले आते थे, विदेशी आते थे, उसको गार्डन कहते थे। और हमारे यहाँ जो अपना प्रादेशिक लोग है उसको बाग कहता था। तो बाग में ले चलो, गार्डन ले चलो, बाग ले चलो, गार्डन ले चलो, गार्डन बाग करते करते गर्दनी बाग हो गया। हम अब बहुत भी बातों को जब हम सहजता में होते हैं तो हमारे घर में लोग बोलता है लोटा में पानी लाओ। पारंपरिक भाषा लोटा है,
जबकि उसका सही सचित्र और सुव्यवस्थित ढंग से हो जाए तो जलपात्र नाम है उसका। उसका नाम है जलपात्र लघु गुरु। गिलास को लघु और लोटा को गुरु जलपात्र कहते हैं। इसी प्रकार पारंपरिक लेखन को हम चित्र या विभिन्न आकृति, विभिन्न लेखन के समायोजन का विशिष्टता को विशिष्ट तरीका से समझ और बता सकते हैं। तो आज हम लोगों ने पारंपरिक लेखन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। हिंदी भाषा का आधार जो पारंपरिक लेखन को समुचित तरीके से दर्शाता है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। धन्यवाद। अब फिर डीएलएड के बच्चे आप लोग या तो आप लोग म्यूट हो जाइए, अब चूँकि अब क्लास होने वाला है, ठीक है ना। धन्यवाद।